नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। इसके पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था भूकंप के बारे में कि भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जाते हैं, और 3 भूकंपीय तरंगों के बारे में मैंने बताया था, पी, एस और एल के बारे में। उसके बाद मैंने ये बताया था कि भूकंपीय तरंगों को किससे मापते हैं और भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको किससे मापते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो भूकंपीय तरंग समुद्र के स्तर में महसूस की जाती है, यानी समुद्र में आती है तो ऊंची ऊंची लहरें उठती है, उसी को कहा जाता है सुनामी। मतलब जो भूकंप समुद्र में आते हैं उनके चलते सुनामी आते हैं। और सुनामी जो वर्ड है, शब्द है, ये जापानी शब्द है, इसे ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। और ज्वालामुखी किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या है। देखिए, बना है ये ज्वाला और मुखी से। ज्वाला अलग और मुखी अलग, 2 वर्ड से मिलकर बना है। अब इसमें ज्वाला मतलब होता है कि धरती के अंदर से निकलने वाला मैग्मा, और मुखी मतलब होता है मुंह। जो मैग्मा मुख से होकर के निकलता है वही क्या है, ज्वालामुखी है। मतलब कहने का है कि पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा दरार या छिद्र से होकर के बाहर निकलता है उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। धरती के अंदर लगभग मैग्मा 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और वो कहीं भी विस्फोट कर जाता है। 2 तरीके से ज्वालामुखी निकलता है, एक विस्फोट के सहारे और एक दरार के सहारे। मतलब ज्वालामुखी 2 प्रकार से निकलता है। एक निकलता है विस्फोट के सहारे, या तो विस्फोट करके यहाँ से उड़ा देगा पूरी धरती के ऊपरी सतह को और वहाँ छिद्र बन जाएगा, ठीक है। और एक होता है, एक विस्फोट हो गया, और दूसरा होता है एक दरारी से, मतलब दरार से होकर के। दरार क्या है कि 2 प्लेट आपस में चिपके हुए हैं और ये प्लेटें आपस में धीरे धीरे दूर होने लगे, ऐसे हटने लगे धीरे धीरे। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। तो 2 तरीके से इनका उद्गार होता है, एक विस्फोट के सहारे और एक होता है दरार के सहारे। जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी का जो प्रकार होता है, जो रूप होता है, जो उनका बनावट होता है, वो 2-3 तरीके का होता है। जैसे देखेंगे कि इस तरीके का आप देखेंगे, एक ज्वालामुखी आपको इस तरीके को देखने को मिलेगी, इस तरीके का ये है। अब यहाँ से मैग्मा पहुँचता है, यहाँ से विस्फोट कर जाता है। मतलब कहने का ये है कि ये ज़्यादातर उन्हीं जगह पे देखा जाता है जहाँ पर प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें आपस में मिलती है। या आप देखेंगे कि जो दरारी होता है, जैसे दरार से निकलने वाला जो ज्वालामुखी होता है वो भी ऐसे ही होता है कि प्लेटें आपस में यहाँ पर है और ये नज़दीक से दूर हो गई तो ये मैग्मा निकल करके इन सतहों पे फैल जाता है, इन सतह पर फैल जाता है। तो इसे ध्यान में रखना है कि ये विस्फोट के सहारे और ये दरार के सहारे निकलता है। और ये जो मुंह बनता है ज्वालामुखी का, ये जो मुंह होता है, इसको कहा जाता है क्रेटर। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि क्रेटर जो होता है वो किससे संबंधित है, तो ये ज्वालामुखी से संबंधित है। और छोटे मुंह वाले ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो ये ज्वालामुखी का ऊपरी मुंह होता है जिसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। उसके बाद अगर यही मुंह ज्वालामुखी का, यही मुंह अगर बहुत बड़ा हो जाए, अगर यही बहुत बड़ा हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है काल्डेरा। काल्डेरा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। काल्डेरा और क्रेटर क्या है, तो छोटे मुंह वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्रेटर ज्वालामुखी का मुंह होता है। और बड़े मुंह वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। इसे 3 भागों में बांट करके ही अध्ययन किया जाता है। एक होता है सक्रिय। सक्रिय कहने का मतलब एक्टिव। जैसे एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ और वो लगातार कई वर्षों तक उसमें से लावा, गैस, धुआं निकलते रह रहा है, उसे क्या कहेंगे, उसे सक्रिय कहेंगे। तो एक ज्वालामुखी होता है, इसके 3 प्रकार हैं। ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। 3 प्रकार है। पहला है सक्रिय। सक्रिय, सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव। सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव। और दूसरा जो ज्वालामुखी है, दूसरा ज्वालामुखी होता है प्रसुप्त। प्रसुप्त या सुषुप्त बोलते हैं, तो ये है प्रसुप्त। प्रसुप्त, इसको बोलते हैं डोरमेंट। और तीसरा होता है, वो होता है मृत। मृत या शांत बोलते हैं। आप मृत कहिए चाहे शांत कहिए, एक ही बात है। ये होता है एक्सटिंक्ट या विलुप्त। विलुप्त, मृत या शांत।
ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं, इसे ध्यान में रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो हमेशा रेगुलर उसमें से मैग्मा मतलब लावा और गैस से निकलते रहती हैं। प्रसुप्त उसको बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी उसको बोलते हैं जिस ज्वालामुखी से कभी कभार मैग्मा निकलता है। जैसे कहने का मतलब कि अभी विस्फोट हुआ और हो सकता है कि आगे भी संभावना हो कि आगे भी इसमें विस्फोट हो सकता है, इसमें से मैग्मा निकल सकता है। शांत ज्वालामुखी क्या होता है कि एक बार विस्फोट हुआ उसके बाद ये हमेशा के लिए क्या होता है, हमेशा के लिए बंद हो जाता है और उसमें कोई भी विस्फोट होने की आगे संभावना नहीं होती है, तो ये शांत ज्वालामुखी होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या सक्रिय ज्वालामुखी की है। शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कौन कौन सी, इसे ध्यान में रखना है। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा 500 से ज्यादा अभी आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगी, तो एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए एक वर्ड आता है सिंडर। सिंडर क्या होता है, देखिए सिंडर आपको देखने को मिलेगा। सिंडर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि सिंडर क्या होता है। अब जैसे होता क्या है कि अब ये ज्वालामुखी यहां से निकल करके यहां से और चारों तरफ फैल जाता है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर देता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर देता है। और ज्वालामुखी पर्वत के निर्माण से ही कई वर्षों तक इसमें से काट छाट होते रहता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो मैग्मा जो होता है, मैग्मा आप ज्वालामुखी पर्वत का नाम सुने होंगे, तो जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उसमें मैग्मा ही होता है। मैग्मा जब निकलता है तो 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है गर्म, उसे ठंडा होने में बहुत समय लगता है और धीरे 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 कई वर्षों तक वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहा जाता है। अब मैग्मा इन छोटे छोटे मान लो इस तरीके के टुकड़े में चेंज हो गए, इस तरीके के टुकड़ों में, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं सिंडर। तो इसे ध्यान रखिएगा, सिंडर क्या होता है, तो सिंडर मैग्मा का या लावा का छोटा छोटा टुकड़ा होता है और यही बहुत दिनों के बाद, हजार लाख साल के बाद मतलब ये काली मिट्टी में बदल जाता है, मतलब ब्लैक सॉइल में बदल जाता है। आप जो गुजरात में या दक्कन के पठार में काली मिट्टी देखते हैं वो इसी का उदाहरण है, मतलब सिंडर से ही टूट टूट कर वो बना हुआ है। तो सिंडर समझ गए होंगे कि मैग्मा का छोटा छोटा भाग होता है जो मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होने के बाद टुकड़ों में बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम में ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी का ही उदाहरण पूछा जाता है। ऐसे हम तीनों का उदाहरण याद रखेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सक्रिय, उसके बाद प्रसुप्त से ही प्रश्न पूछा गया है। तो सक्रिय में देखिए, सक्रिय का उदाहरण अगर आप देखेंगे कि सक्रिय का उदाहरण कौन कौन सी ज्वालामुखी है सक्रिय, तो दुनिया में एक्टिव वोल्केनो का मैं नाम बता दे रहा हूं। एक है स्ट्राम्बोली, कौन सा है, स्ट्राम्बोली, ध्यान रखिएगा, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ये पड़ता है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर। स्ट्राम्बोली पड़ता है भूमध्य सागर में। देश का नाम पूछा जाएगा तो इटली, कौन सा है, इटली में पड़ता है, भूमध्य सागर की इटली में। सिसिली के लिपारी द्वीप पर, आइलैंड का अगर नाम पूछा जाए कि कौन से द्वीप पर, तो सिसिली, सिसिली एक जगह है वहां पर, सिसिली के लिपारी द्वीप पर, लिपारी द्वीप पर ये सबसे ज्यादा सक्रिय है। ये इतना ज्यादा सक्रिय है कि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखना है कि स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में पड़ता है, इटली में, और सिसिली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है लाइटनिंग हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, तो इसे ध्यान रखना है। और ये इतना ज्यादा वहां लावा मैग्मा निकालता है कि वहां का लगभग 15 से 20 किलोमीटर का जो एरिया क्षेत्र है वो प्रकाशित है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्ट्राम्बोली हो गया। स्ट्राम्बोली के बाद एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है एटना।
एटना ज्वालामुखी है। एटना भी कहाँ पड़ता है? ये भी इटली में पड़ता है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद एटना के बाद है कोलिमा। कोलिमा एक ज्वालामुखी है, ये पड़ता है मैक्सिको में। कोलिमा मैक्सिको में पड़ता है। ये अचानक शांत था, एक बार कई दिनों के बाद विस्फोट किया था, इसलिए चर्चा में रहा था कोलिमा। कोलिमा के बाद एक है मैना लोआ। मैना लोआ अमेरिका के नजदीक में हवाई द्वीप पर पड़ता है। मैना लोआ हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। और एक किलामू भी है, किलामू नाम से एक ज्वालामुखी है, वो भी हवाई द्वीप पर पड़ता है, इसे याद रखना है। उसके बाद एक मिलेगा आपको बैरन। बैरन का नाम जानते होंगे, बैरन से तो आप परिचित होंगे। बैरन भारत में पड़ता है, भारत के अंडमान निकोबार में। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। तो ये बैरन है जो सक्रिय है, भारत के अंडमान निकोबार में है, इसे ध्यान में रखना है, बैरन है। उसके बाद आप जानते होंगे कोटोपैक्सी का नाम, कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी पड़ता है इक्वाडोर। इक्वाडोर का देश का नाम सुने होंगे, दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है वो, इक्वाडोर। तो ये इक्वाडोर में पड़ता है, इक्वाडोर। उसके बाद एक है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो है, और ये पड़ता है चिली। चिली और अर्जेंटीना के बीचों बीच पड़ता है, अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना देश के बीच में। ये जो मैं बताया हूं, जितना भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण मैं बताया हूं यहाँ पर, आप कृपया करके इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये इतना ही में से एग्जाम में आता है। मतलब सक्रिय ज्वालामुखी आप देखेंगे कि उदाहरण पूछेगा तो इन्हीं में से किसी को दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है, या निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी इस देश में पाया जाता है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। एटना इटली में पड़ता है, एस्ट्राम्बोली भी भूमध्य सागर इटली में पड़ता है, कोलिमा मैक्सिको में, मैना लोआ हवाई द्वीप में पड़ता है, किलामू हवाई द्वीप में पड़ता है, बैरन भारत में पड़ता है अंडमान निकोबार में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, और ओजस डेल सलाडो चिली अर्जेंटीना में। ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि अब हम देखेंगे प्रसुप्त के बारे में। किसके बारे में? प्रसुप्त। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण देखेंगे कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन सी है, मतलब डोरमेंट वोल्केनो कौन कौन सी है। तो देखिए, एक है आपका मेयन। मेयन याद रखिएगा, मेयन जो ज्वालामुखी है ये प्रसुप्त है। प्रसुप्त कहने का मतलब कि एक बार विस्फोट होने के बाद ये आगे भी संभावना है कि कुछ दिनों के बाद विस्फोट करेगा। रेगुलर तो नहीं रहता है, लेकिन बीच बीच में संभावना होती है कि ये विस्फोट कर सकता है। तो मेयन जो है ये पड़ता है फिलीपींस में, फिलीपींस। तो ये फिलीपींस में है। उसके बाद विसुबियस, विसुबियस ये पड़ता है भूमध्य सागर में ही पड़ेगा, विसुबियस भूमध्य सागर में। उसके बाद क्राकाटोआ, क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है ये पड़ता है सुंडा, सुंडा गर्त जो है, सुंडा हिंद महासागर में, हिंद महासागर। उसके बाद फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये VVI है, इसे याद ही रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्यूजियामा कहाँ पड़ता है? तो ये जापान में पड़ता है, जापान में। और किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि फ्यूजियामा कौन से ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो आंसर आपको क्या बताना है? तो ये प्रसुप्त है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इतना याद रखिएगा। ये किसके लिए है? तो ये प्रसुप्त के लिए उदाहरण है। मेयन फिलीपींस, विसुबियस भूमध्य सागर में, क्राकाटोआ सुंडागर्त हिंद महासागर में, और फ्यूजियामा पड़ता है जापान में। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब उसके बाद होता है मृत, मृत या शांत, शांत ज्वालामुखी। तो एक्सटिंक्ट जो होता है शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण आप ध्यान में रखेंगे, कोहे सुल्तान, एक ज्वालामुखी है कोहे सुल्तान, ये ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ेगा, कोहे सुल्तान ईरान में। उसके बाद एक है ज्वालामुखी जिसका नाम है देवबंद। कौन सा ज्वालामुखी है? देवबंद। देवबंद भी कहाँ पड़ेगा? देवबंद भी पड़ता है ईरान में, देवबंद भी ईरान में पड़ेगा। उसके बाद एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पोपा, पोपा पड़ता है म्यांमार में। एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पोपा, इसे याद रखिएगा, म्यांमार में पड़ता है, ये इसमें VVI है, पोपा म्यांमार। उसके बाद है किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो पर्वत का भी नाम सुने होंगे आप लोग। किलिमंजारो पड़ता है अफ्रीका में। कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका। तो इसे दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा, अफ्रीका। उसके बाद एक है चिम्बराओ, चिम्बराओ, ये पड़ता है एंडीज पर्वत में, एंडीज पर्वत। तो ये जो मैं बताया हूं, कोहे सुल्तान ईरान में पड़ता है, देवबंद भी ईरान में पड़ता है, पोपा म्यांमार में पड़ता है, किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका में, और चिम्बराओ एंडीज पर्वत में। ये सबको याद रखिएगा, ज़्यादातर इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों VVI है, एग्जाम में ज़्यादा आता है, पोपा और किलिमंजारो के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि बाकी का नहीं आएगा, ज़्यादातर देखा गया है कि इन्हीं दोनों को पूछा गया है, लेकिन ध्यान में सबको रखना है क्योंकि पढ़ना तो सब पड़ेगा आपको। तो ये समझिए आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा आपसे कि ये कौन सी ज्वालामुखी है, ये कहाँ पड़ती है, ऐसे पूछा जाता है। अब देखिए, अब कहने का मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा थियरी समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझना चाहेंगे तो देखिए डिटेल्स में अगर पढ़ेंगे आप तो आपको इस तरीके से समझाना पड़ेगा। देखिए मुख्य कारण होता क्या है कि महाद्वीप जो हैं वो बनते भी हैं और टूटते भी हैं, लेकिन वो अगर आप अभी बताएं ना कि कैसे पढ़ना होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है, ये धरती के अंदर एक प्लेट है और इधर भी एक प्लेट है, इधर भी एक प्लेट है। मैंने बताया था कि प्लेटें आपस में टकराती भी है, प्लेटें आपस में दूर भी जाती हैं और प्लेट आपस में रगड़ भी करती है। तो एक होती है अभिसारी प्लेट, एक होती है अपसारी प्लेट और एक होती है संरचनात्मक प्लेट। तो यहां पर क्या होगा कि ये प्लेटें जो है आपस में नजदीक आती है, नजदीक आने के बाद टकरा जाती है और टकराने के बाद इनके साथ ऐसा होता है, इनके साथ ऐसा होगा। देखिए अब क्या हुआ कि ये जो प्लेट थी ये टकराने के बाद जिस प्लेट का डेंसिटी जितना ज़्यादा होता है, जो प्लेटें ज़्यादा भारी होती है वो तुरंत अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद ये 100 किलोमीटर अंदर तक चली जाती है, मतलब नीचे चली जाएगी और नीचे जाने के बाद ये मैग्मा में मिल जाती है, मतलब यहाँ पर चली जाएगी। तो पृथ्वी में आप देखेंगे कि पृथ्वी का मैंने ये मैग्मा वाला भाग बताया था, मैग्मा में इंटर कर जाती है और मैग्मा में इंटर करती है तो ये पिघलना शुरू हो जाती है, पिघल जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब पिघलती है तो यहाँ से इसे रास्ता मिलता है। अब मैग्मा बन गया तो ये तो ज़्यादा एनर्जी हो गया ना पृथ्वी में, मान लो कि एनर्जी है ठीक है, लेकिन कोई प्लेट आपस में टकरा करके वो अंदर चला गया और अंदर चला गया तो वो जाकर के पिघल गया, तो पिघलेगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पर, और एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहीं से निकलना शुरू करेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ भी पर्वतमाला है वहाँ पर आपको ज़्यादातर ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादातर ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे पर्वत है जहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। आप देखिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला। इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से है एंडीज पर्वतमाला, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज्वालामुखी से भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी पाया जाता है। और अगर आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी प्लेटें टकराती हैं, प्लेटें आपस में टकरा जाती है और टकराने के बाद वो नीचे चली जाती है तो इसे यहाँ पर जाकर के पिघल जाती है और पिघलने के बाद फिर यहीं से
यहीं से विस्फोट कर जाता है, यहीं से मैग्मा निकल जाता है बाहर। तो एनर्जी अगर ज़्यादा होता है पृथ्वी के अंदर तो वो मैग्मा बाहर निकलता है। तो मुख्य कारण यही होता है, पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलने का मुख्य कारण यही होता है। इसीलिए ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में, मतलब दो प्लेटें आपस में जहाँ मिल रही होती है वहीं पर ये ऐसा घटना घटती है। आप देखेंगे कि यहाँ एंडीज पर्वत में मैप में कभी मैं मैपिंग का क्लास लूँगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रशांत महासागरीय प्लेट और इधर से दक्षिण अमेरिकन प्लेट आपस में जहाँ पर मिलती है वहाँ पर भी यही घटनाएं होती है। अब आप सोच रहे हैं कि हिमालय के पास ऐसा क्यों नहीं होता है। देखिए हिमालय के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि हिमालय में ज्वालामुखी क्यों नहीं है। देखिए हिमालय के साथ क्या हुआ है, जहाँ कहीं भी, देखिए जहाँ कहीं भी आपस में प्लेटें मिलेंगी और वहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया होगी ही। लेकिन हिमालय के उस तरफ क्या है, हिमालय के उस तरफ, हिमालय के इस तरफ है इंडियन प्लेट मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और हिमालय के उस तरफ है यूरेशियन प्लेट। तो हुआ क्या हिमालय के साथ कि ये मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये भी तो टकराती ही है, तभी तो 2016 में 2015 में भयंकर भूकंप आया था नेपाल में। नेपाल में भयंकर भूकंप आने का मतलब क्या था कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर घुस गई थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है आपका यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन, और ये कौन सा है, ये है इंडियन प्लेट। अब हुआ क्या कि ये दोनों आपस में टक्कर मारे, मतलब टकरा गए, क्योंकि दुनिया में कोई भी प्लेट स्थिर नहीं है, आप भी स्थिर नहीं है। हर प्लेट एक दूसरे से करीब या एक दूसरे से दूर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वो दूर या नज़दीक आते रहता है। क्योंकि इसका कारण मैं बताऊंगा कि क्या होता है। देखिए समझ लीजिए, बहुत अंदर जाने पे क्या होगा ना कि बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो अलग से उसको पढ़ा जाएगा। होता क्या है, देखिए पहले समझ लीजिए उसको कि आखिर प्लेटें क्यों दूर और नज़दीक हटती है। देखिए यहाँ पर ये मान लो कि 7 प्लेट है धरती के अंदर, ये 7 प्लेट है, एक ऐसे 2 ऐसे मान लो कि ये 3 हो गई, 4 5 6 मान लीजिए ये 7 ऐसे प्लेट हो गई। अब क्या होता है ना कि देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से संवहनीय तरंगे पैदा होती है, संवहनीय तरंग, कन्वेंशनल वेव, संवहनीय तरंगे यहाँ से पैदा होती है और ये निकलती है इस तरीके से और इस तरीके से निकलती है। अब ये तरंगे जब निकलती है धरती के अंदर से, ये पैदा होती है तो इस प्लेट को इधर धकेलती है, इधर धकेलती है और इधर धकेलती है। और मैंने बताया था कि मैग्मा के ऊपर प्लेटें तैरती है। जितने भी महादेश आप देख रहे हैं ना, उत्तर एशिया महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महादेश, ये सब तैर रहे हैं, ये मैग्मा के ऊपर तैर रहे हैं। तो ये तैरता है और ये वेव इतनी मजबूत होती है, ये तरंगे, संवहनीय तरंगे, कि इसको इधर धकेलती है, इसको इधर धकेलती है। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे से दूर हटने लगता है, और यही क्रिया इधर भी होती है। मतलब कहने का है कि यही क्रिया इधर भी होगी और यही क्रिया इधर भी होती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों इधर धकेलती है और ये दोनों इधर धकेलती है। तो यहाँ की तो प्लेटें आपस में दूर जाएगी, यहाँ की जो प्लेटें हैं आपस में दूर जाती है। लेकिन यहाँ की जो प्लेटें होगी, ये दोनों प्लेटें, ये अगर इधर से आ रही है, ये इधर से, तो ये आपस में मिलती है। इसीलिए कहीं पर प्लेटें आपस में टकराती है तो कहीं पर प्लेटें क्या होती है, दूर भागती है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ क्या होता है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट, हिमालय जो है, हिमालय वो 2 प्लेटों पर है, एक यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जैसे ही टक्कर मारा तो इंडियन प्लेट क्या हुआ कि इंडियन प्लेट का डेंसिटी ज़्यादा है, इसका ये ज़्यादा भारी है। तो ये क्या हुआ कि ये चला गया इसके अंदर, इस तरीके से चला गया, और अंदर जाने के बाद इस तरीके से हो गया, इस तरीके से। मतलब कि ये जो इंडियन प्लेट है ये मैग्मा में गया ही नहीं, पिघला ही नहीं, और ये सीधे पैरेलल में चला गया उसके समानांतर में। तो ये और ऊपर उठ गया, और ये और ऊपर उठ गया, ये वाला क्षेत्र। तो इसी को कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार, दुनिया का छत कहा जाता है। ये ऊपर उठ गया, ऊंचा उठ गया। तो ये कारण हो गया जिसके चलते वहां पर एनर्जी ज़्यादा नहीं हुई, और एनर्जी ज़्यादा नहीं हुई तो यहाँ से ज्वालामुखी घटना नहीं हुई। और हिमालय बहुत ज़्यादा भारी होने के चलते वहां पर घटनाएं होनी इतनी आसान नहीं है ज्वालामुखी की। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे ये बात। अब देखिए
अब क्या है कि तीनों तो समझ गए आप लोग, शांत, प्रक्षुब्ध और सक्रिय के बारे में। अब क्या होता है कि ज्वालामुखी जैसे ही फटती है ज्वालामुखी तो उनमें दरारें निकल जाती है, बहुत दूर दूर तक दरारें निकल जाती है। बहुत दूर तक दरारें निकलने के कारण आप देखेंगे कि उसके छिद्र से क्या होता है कि गरम गरम पानी के फव्वारे निकलते हैं, उसी को कहा जाता है गीजर। इसको कहीं लिख लीजिएगा, ज्वालामुखी छिद्र से गरम जल के फव्वारे को गीजर कहा जाता है। गीजर या ग्रेसर कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। गीजर या ग्रेसर कहा जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है। अब इसमें होता क्या है, देखिए ज्वालामुखी विस्फोट होने से कई किलोमीटर तक दरारें पड़ जाती है, और दरारें पड़ने से उसके स्रोत से होकर के, दरारों के स्रोत से होकर के गरम गरम जल के फव्वारे कई दिनों तक निकलते रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे गीजर या ग्रेसर कहा जाता है। गीजर या ग्रेसर, तो गीजर या ग्रेसर क्या होता है आप समझ गए होंगे। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र महादेश है जहां पर एक भी क्या है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, अब प्रश्न कभी कभी क्या पूछा जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, एक पर्वत है दुनिया का सबसे लंबा पर्वत, इसका नाम है एंडीज पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत। ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबा है, कहीं कहीं 6900 दिया होगा, लेकिन उसके लिए झगड़ा नहीं करना है। 7200 किलोमीटर लंबा है ये लगभग एंडीज पर्वत। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर पड़ता है ओजस डेल सलाडो। ये विस्फोट मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ से सक्रिय होकर निकलता है। इसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ये एंडीज पर्वतमाला में ही है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे पड़ता है, और यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे ध्यान में रखना है। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। यहां पर एक पड़ता है, ये मान लीजिए धरती का सतह है, ये पृथ्वी का सतह है, तो यहां पर एक ज्वालामुखी पड़ता है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक। ये भी सक्रिय है, और ये सतह से ऊंचाई पर नहीं है, ये ऊंचा है, याद रखिएगा, ऊंचाई पर है और ऊंचा में अंतर है। ये धरती के सतह से है, इसलिए ऊंचाई पर नहीं है, ये ऊंचा है। इसका नाम है कोटोपैक्सी। क्या नाम है, कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी है ये, कोटोपैक्सी। ये इक्वाडोर में पड़ता है, एंडीज पर्वतमाला में ही है, और ये विश्व का, कहाँ लिख दें, इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ये। उसके बाद
एक ज्वालामुखी मैं यहां पे बता रहा हूं, एक ज्वालामुखी यहां पर है, ये मृत है। ये कैसा है? ये मृत है। मृत मतलब शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। और इस ज्वालामुखी का नाम है अकांकागुआ, अकांकागुआ। यह विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी। तो इसे ध्यान में रखना है। यही 3 पॉइंट पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है जो सक्रिय है, तो वो है आपका कोटोपैक्सी। और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजस डेल सलाडो। और विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो अकांकागुआ। और पूरे एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो अकांकागुआ ही है, इसे ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक ज्वालामुखी के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। आप अच्छे से अगर पढ़ जाते हैं इसे तो यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे आपके एग्जाम में। एग्जाम में अगर देखा जाए तो प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले बाय।